जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का भाग 3 पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे शरीर में जो खून है उसके कितने भाग हैं और उसका क्या काम होता है तथा हमें किस उम्र में रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान क्यों आवश्यक है। आज मैं आप लोगों को अपना अगला पाठ पढ़ाऊंगी, पाठ 7, जिसका शीर्षक है पापा खो गए। ये एक मराठी नाटक है, यानी कहानी है। एक कहानी है जिस पर यह नाटक बनाया गया है। इसके लेखक जो हैं, इसके रचनाकार जो हैं, वो हैं विजय तेंदुलकर जी। इन्होंने इस कहानी की रचना की है। इसमें पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में चित्रित किया गया है। अब सबसे पहले हम आपको इनके जीवन परिचय के बारे में बता देते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए विजय धोंडोपंत तेंदुलकर ने केवल 6 साल की उम्र में अपनी पहली कहानी लिखी थी। उनके पिता नौकरी के साथ ही प्रकाशन का भी छोटा मोटा व्यवसाय करते थे, इसलिए पढ़ने लिखने का माहौल उन्हें घर में ही मिल गया। नाटकों को देखते हुए बड़े हुए विजय ने मात्र 11 साल की उम्र में पहला नाटक लिखा, उसमें काम किया और उसे निर्देशित भी किया। अपने लेखन की शुरुआती दिनों में विजय ने अखबारों में काम किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। संघर्ष के शुरुआती दिनों में वे मुंबईया चाल में रहे। चाल से बटोरे सृजन बीज बरसों मराठी नाटकों में अंकुरित होते दिखाई दिए। तेंदुलकर के पुत्र राजा और पत्नी निर्मला का 2001 में देहांत हो गया था और 90 के दशक में उनके लिखे ख्यात टीवी धारावाहिक स्वयं सिद्ध में शीर्षक भूमिका निभाने वाली उनकी पुत्री प्रिया तेंदुलकर का 2002 में स्वर्गवास हो गया था। 19 मई 2008 में पुणे में अंतिम सांस लेते समय तेंदुलकर के साथ उनकी पुत्रियां सुषमा और तनुजा साथ थे। वे कुछ समय से मांसपेशियों के कमज़ोर हो जाने की बीमारी मास्थेनिया ग्रेविस से पीड़ित थे। अब इनके जो लेखन कार्य हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। 1961 में उनका लिखा नाटक गिद्ध खासा विवादास्पद रहा। 2.5 पन्ने शांताता, कोर्ट चालू आहे, घासी राम कोतवाल और सखा राम बाइंडर विजय तेंदुलकर के लिखे बहुचर्चित नाटक हैं, जिन्होंने मराठी थिएटर को नवीन ऊंचाइयां दी। कहा जाता है कि उनके सबसे चर्चित नाटक घासी राम कोतवाल का 6000 से ज़्यादा बार मंचन हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या में किसी और भारतीय नाटक का अभी तक मंचन नहीं हो सका है। उनके लिखे कई नाटकों का हिंदी समेत दूसरी भाषाओं में अनुवाद और मंचन हुआ है। 5 दशक से ज़्यादा समय तक सक्रिय रहे तेंदुलकर ने रंगमंच और फिल्मों के लिए लिखने के अलावा कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। नए प्रयोग, नई चुनौतियों से वे कभी नहीं घबराए, बल्कि हर बार उनके लिखे नाटकों में मौलिकता का अनोखा पुट होता था। कल्पना से परे जाकर सोचना उनका विशिष्ट अंदाज था। भारतीय नाट्य जगत में उनकी विलक्षण रचनाएं सम्मानजनक स्थान पर अंकित रहेंगी। 70 के दशक में उनके कुछ नाटकों को विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन वास्तविकता से जुड़े इन नाटकों का मंचन आज भी होना उनकी स्वीकार्यता का प्रमाण है। उनकी लिखी पटकथा वाली कई कलात्मक फिल्मों ने समीक्षकों पर गहरी छाप छोड़ी। इन फिल्मों में अर्धसत्य, निशांत, आक्रोश शामिल हैं। हिंसा के अलावा सेक्स, मौत और सामाजिक प्रक्रियाओं पर उन्होंने लिखा। उन्होंने भ्रष्टाचार, महिलाओं और गरीबी पर भी जमकर लिखा।
अब उनके लिखे गए नाटक: अजगर आड़ गंधर्व, असी पाखरे येती, एक हट्टी मुलगी, कन्यादान, कमला, कावल्याची शाला, गृहस्थ, गिधाड़े, घरटे अमुचे छान, घासीराम कोतवाल, चिमड़ीचम घर होतम मेड़ाचम, छिन्न, झाला अनंत हनुमंत, देवाची माणसे, दंबद्वीपचा मुकाबला, पाहिजे फुट पाय रीचा सम्राट, भल्ल्या काका भाऊ मुरारराव, भेकड, बेबी, मधल्या भिंती, माडूस नावाचे बेट, मादी, हिंदी, मित्राची गोष्ट, मी जिंकलो मी हरलो, शांतता, कोर्ट चालू आहे, श्रीमंत, सखाराम, बाइंडर, सरीगन सरी। एकांकी: अजगर अड़गंधर्व, थीफ, पोलिश रात्र तथा अन्य एकांकी। बालनाट्य: इथे बाले मिलतात, चांभार चौकसीचे। नाटक: चिमडा बांधतो बंगला, पाटलाच्या पोरीचे लगीन, बाबा हरवले आहेत, बॉबीची गोष्ट, मुलांसाठी 3 नाटिका, राजा राणीला घाम हवा। अब चित्रपट पटकथा: अर्धसत्य, आक्रोश, उम्बरठा, कमला, गहराई, घासीराम कोतवाल, चिमड़राव, निशांत, प्रार्थना, 22 जून 1897, मंथन, ये है चक्कड़ बक्कड़ बुम्बे बू, शांतता, कोर्ट चालू आहे, सामना, सिंहासन। मालिका स्वयं सिद्धा। टॉक शो: प्रिया तेंदुलकर टॉक शो। नाट्य विषय लेखन: नाटक आड़मी, ललित कोवली उन्हें, रातराणी फुगे साबळाचे राम प्रहार। कथा: काचपात्रे गाड़े, द्वंद्व, फुलपाखरू मेष पात्रे। ये सब इनके जो हैं ये मराठी थे, तो मराठी में ही इन्होंने सारी रचनाएं की हैं। संपादन: दिवाकरांच्या नाट्यछटा समाजवेद। भाषांतर: आधे अधूरे, मोहन राकेश, चित्त्याच्या मगावर, तुघलक, गिरीश कर्नाड, लोभ आशावा ही विनंती, जॉन मार्क, पट्रिकच्या, हेस्टी हार्ट चे भाषांतर। वासना चक्र: टेनेसी विल्यम्सच्या स्ट्रीट कार नेम्ड डिझायर चे भाषांतर। विविध लेखन: लिंकन यांचे अखेरचे दिवस। उपन्यास: कादंबरी 1, कादंबरी 2, मसाज। सम्मान: अब इनको क्या क्या सम्मान मिला था इसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। पद्म भूषण 1984 में उन्हें पद्म भूषण से 1984 में सम्मानित किया गया था। तेंदुलकर को श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन की पटकथा के लिए वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। बचपन से ही रंगमंच से जुड़े रहे तेंदुलकर को मराठी और हिंदी में अपने लेखन के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार सम्मान 1956, 1969, 1972, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1971, फिल्म फेयर पुरस्कार 1980, 1999, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एवं महाराष्ट्र गौरव 1999 जैसे सम्मानजनक पुरस्कार मिले थे। तो ये आपके विजय तेंदुलकर के बारे में बता दिया हमने। अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि आज हम आपको पाठ 7 पढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है पापा खो गए, और इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर, जिन्होंने निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में चित्रित किया है। ये एक नाटक है, कहानी है, जो कि नाटक के रूप में आपके सामने है।
अब इसमें कौन कौन से पात्र हैं? बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने की भंगिमा, भंगिमा यानी मुद्रा, नाचने की मुद्रा में एक औरत की आकृति, आकृति यानी बनावट, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, समुद्र की तरफ से सनसनाती हुई हवा चल रही है, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़, और दूर से आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही है? कुत्तों के भौंकने की। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पात्र का नाम है खंभा। तो सबसे पहले खंभा जो था वो क्या करता है? जम्हाई रोकते हुए राम 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 रात बहुत हो गई, वो बोलता है कि राम राम का नाम लेता है और बोलता है कि बहुत रात हो गई। इस पर पेड़ बोलता है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। पेड़ कहता है कि आजकल जो रातें हैं वो बहुत लंबी होती हैं और जल्दी बीतती नहीं हैं। खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। फिर खंभा बताता है कि जो दिन होता है वो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और वो जल्दी ही बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। पेड़ जो है वो कहता है कि दिन तो काफ़ी अच्छा होता है, बल्कि जो ये रात है उसमें बहुत ही बोरियत होती है, बहुत ही ऊब होती है, उकताहट होती है। बोरियत माने उकताहट। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी। पेड़ राजा, खंभा पेड़ से कहता है कि बरसात की रात से तो ये रातें काफ़ी अच्छी हैं। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस समय लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। खंभा कहता है कि ये जो रात है ये बरसात की रात से तो काफ़ी अच्छी है, और बरसात में तो रात भर भीगना पड़ता है, हवा के झोंके आते हैं, तेज हवाओं के झोंकों को सहना पड़ता है और एक पैर पे खड़ा रहना पड़ता है इस बल्ब को पकड़े हुए। ये खंभे का जन्म नहीं होता तो अच्छा होता, ये बल्ब जो है ये फेंक कर मैं कहीं दूर भाग जाता। फिर पेड़, खंबे की बात सुनकर पेड़ बोलता है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। पेड़ जो है वो खंबे से बताता है कि हाँ, एक रात आसमान से गड़गड़ाती एक बिजली आकर मुझ पर गिर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? वो बताता है कि अरे भगवान, वो क्या था? वो बिजली थी या कोई मुसीबत थी? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंभे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। पेड़ बताता है खंभे से कि अब जब भी कभी बारिश होती है तो मुझे उसी रात की याद आ जाती है जिस रात मेरे ऊपर बिजली गिरी थी, और मेरा जो शरीर है याद करके उसको कांपने लगता है। खंभा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? फिर खंभा बोलता है पेड़ से कि ये तो कहो, मेरा जो शरीर है वो लोहे का है, इसलिए मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना इतना जो
बारिश होता है, इतनी ठंडी पड़ती है, इतना तेज धूप होता है, उसे सहकर तो कोई भी बीमार पड़ जाए, लेकिन लोहे का बना होने के कारण मैं बीमार नहीं पड़ता और मैं इसी तरह बराबर खड़ा रहता हूँ। और फिर बोलता है कि ये चुंगी की नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़ अपने पत्तों का कोट पहनकर, मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह। पेड़ कहता है कि मुझे जो है वो सर्दी बारिश या धूप से उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले खड़ा हूँ। खंभे से कहता है कि मैं तुमसे बहुत पहले से यहाँ पर हूँ और यहीं पर मेरा जन्म हुआ है, इसी जगह पे मेरा जन्म हुआ है। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। और बताता है कि जब मेरा जन्म हुआ था तो उस समय यहाँ पर जो था वो बहुत अलग था। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। और बताता है कि वो जब वहाँ के जो ऊंचे ऊंचे घर बने हैं वो उस समय नहीं बने हुए थे। यह सड़क भी नहीं थी। और ये भी बताता है कि ये जो सड़क बनी है ये सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। और ये भी बताता है कि वो जो सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर लगा है ये भी उस समय नहीं था और ना उस पर बनी हुई औरत ही थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था, बहुत अकेलापन महसूस होता था। और बताता है कि केवल सामने ये समुद्र था और मुझे तब बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। अकेलापन यानी एकांत, अकेले रहने का भाव। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। और बताता है कि जब तुम्हें यहाँ पर लगाया गया तो मुझे लगा कि चलो मुझे कोई साथी मिल गया, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। पेड़ कहता है खंभे से कि तुम तो शुरू में मुझसे बोलते ही नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। वो फिर बोलता है कि मैंने तुमसे बोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन तुम मुझसे बोलना ही नहीं चाह रहे थे। तुम्हें बहुत ज़्यादा घमंड था। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। और बाद में पेड़ ने भी यही ठान लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, जब ये नहीं मुझसे बोलना चाहता तो मैं भी इससे नहीं बोलूँगा। जैसे आप लोग हो कि एक दूसरे से बोलते हो और उसी में कोई बच्चा है जो किसी से नहीं बोलता है तो और बोलना भी नहीं चाहता है, और अगर नहीं बोलना चाहता है तो कोई भी बच्चा उससे बात नहीं करता है, आप लोग भी नहीं बात करते हो। उसी तरीके से पेड़ भी था कि पहले तो वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब खंभा उससे बात नहीं करता, नहीं बोलता, तो वो भी सोच लेता है कि अच्छा ठीक है जाने दो, मैं इससे बात नहीं करूँगा। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई, हाँ अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। पेड़ कहता है हाँ उसके बाद मैंने भी कभी आवाज़ तुम्हें नहीं दी और मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है। खंभा और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। खंभा बताता है कि हाँ और एक दिन जब आंधी पानी बहुत तेज आया तो मैं तुम्हारे ऊपर गिर पड़ा। पेड़ बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब पेड़ कहता है कि सही में वो जो आंधी पानी का तूफान था वो बहुत ही भयानक था। खंभा तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। खंभा कहता है कि उस आंधी पानी में जब मैं गिरा तो तुमने मुझे संभाल लिया। मतलब वो जो खंभा था वो पेड़ के ऊपर गिरा तूफान की वजह से और उसी पर अटका रह गया। तो वो कहता है कि तुमने मुझे अपने ऊपर झेल लिया, अपने ऊपर रोके रह गए, ये बहुत अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए और चाहे तुम्हें कितनी भी चोट लगी हो, अगर मैं गिरा हूँ तो इससे तुम्हें काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन तुम तब भी मुझे रोके रह गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया
और अपनी दोस्ती हो गई। फिर खंबा कहता है कि बाद में मेरा जो घमंड था वो ख़त्म हो गया, टूट गया, और फिर मेरी और आप तुम्हारी दोस्ती हो गई। ऐसे ही होता है जब कोई होता है ऐसा बच्चा जो घमंड में रहता हो, ना किसी से बात करता हो, लेकिन जो और बच्चे होते हैं अच्छे बच्चे, अगर वो घमंडी बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो वो उसकी मदद करता है, तो वो भी अपना घमंड ख़त्म करके उस लड़के से, उस व्यक्ति से बात करने लगता है। इसी तरीके से पेड़ और खंभे में भी हुआ है कि खंभा पहले नहीं बात करना चाहता, उसको बहुत घमंड था, लेकिन जब वो पेड़ उसे सहारा देता है तो वो उससे बात करने लगता है और उनकी दोस्ती हो जाती है। पेड़, हवा आज भी बहुत है। पेड़ कहता है कि हाँ, आज भी बहुत तेज हवा है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। इतना बात करने के बाद पेड़ और खंभा दोनों चुप हो जाते हैं। हवा बहुत तेज चलती है, इसलिए उसकी आवाज़ आती रहती है। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती रहती है। हवा के कारण जो पोस्टर था वो टेढ़ा हो गया था और उस पे बनी औरत भी टेढ़ी हो गई और उसके जो घुंघरू थे वो हवा के कारण बजने लगे थे। फिर हवा थोड़ा कम हुई और वो पोस्टर जो था वो पहले की तरह स्थिर हो गया। लेटर बॉक्स जो था वो एक दोहे का, एक भजन का कुछ था, वो एक भजन का चरण जो था थोड़ा सा गुनगुनाता है और फिर रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरा नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं इन्हें। जब लेटर बॉक्स की आवाज़ सुनता है वो कौवा, तो कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर कहता है कि ये कौन है इतनी रात को मीठी आवाज़ें लगा रहा है और मेरी नींद खराब कर रहा है, इसे जरा भी चैन नहीं है। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें, कहता है। फिर लेटर बॉक्स बोलता है तो क्या करूं, इस कौवे की तरह काँव काँव करूं अगर मीठी आवाज़ में ना गाऊं, जरा भर भी चैन नहीं है। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। लेटर बॉक्स मीन्स होता है पत्र पेटी, जिसमें पत्र डाला जाता है। तो वो क्या करता है कि अपने पेट से एक पत्र निकालता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी है? अब देखिए कि ये चिट्ठी किसकी है, चिट्ठी में क्या लिखा है, ये आप लोगों को हम बताते हैं। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक। ये क्या कहता है? वो चिट्ठी में पढ़ता है कि ये चिट्ठी किसकी है, तो फिर लिखा रहता है उसमें हेडमास्टर। तो फिर कहता ठीक है, क्या कहता है इस चिट्ठी में, क्या कहा गया है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। तो हेडमास्टर जो थे वो एक व्यक्ति को पत्र लिखे थे जिसका नाम था गोविंद राव, और उन्हें बताए थे कि आपका जो लड़का है परीक्षित वो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे। आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। जो पत्र पेटी थी वो क्या करता है, लेटर बॉक्स अपने पेट के अंदर से पत्र निकालता है और उसमें लिखी हुई बातों को पढ़ता है कि एक व्यक्ति है गोविंद राव, उसका जो लड़का है वो नहीं पढ़ना चाहता और
क्लास में भी नहीं पढ़ता है, क्लास छोड़ छोड़ कर जाकर खेलता है। तो इस पर जो लेटर बॉक्स था वो कहता है कि अगर मैं उस समय हेडमास्टर होता या मैं उस समय वहाँ होता, मैं हेडमास्टर की जगह होता तो क्या करता, परीक्षित के होश ठिकाने ला देता। उसके बाद वो पत्र रख देता है और दूसरा पत्र निकालता है। यह किसका है? खंभा। क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? फिर खंभा जो था वो कहता है कि क्यों लाल ताऊ आज आप किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हैं। जो ये लेटर बॉक्स था, ये ऊपर से लेटर बॉक्स जो होता है आप लोगों ने देखा होगा कि वो पूरे लाल रंग का रंगा होता है, लाल रंग का होता है। तो जो वहाँ खंभा था, पेड़ था, वो सब क्या करते थे, उस लेटर बॉक्स को लाल रंग से रंगे जाने के कारण लाल ताऊ कहते थे। तो खंभा पूछता है कि लाल ताऊ आज आपने किस किस का पत्र चोरी चोरी पढ़ा? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, लेटर बॉक्स जो था वो आश्चर्य हैरान हो जाता है और कहता है चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। फिर वो लेटर बॉक्स कहता है कि कैसी चोरी, जब चिट्ठी मेरे पास ही है, मेरे अधिकार में है। कब्जे मीन्स अधिकार में। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? फिर पेड़ कहता है कि अधिकार में होने का ये मतलब नहीं है लाल ताऊ कि आप लोगों की चिट्ठियों को फाड़ फाड़ कर पढ़ो। अगर पोस्ट मास्टर को पता चलेगा तो वो क्या करेगा? लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाएं तब पता चले। लेटर बॉक्स कहता है अगर पोस्ट मास्टर को पता चलता है तो पता चल जाए, अगर उसे कुछ करना है तो मेरी तरह यहाँ बैठ जाए और रात भर बैठा रहे, तब उसे पता चलेगा कि मैं कितना काम करता हूँ, मैं कितनी कठिनाई झेलता हूँ। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था। फिर लेटर बॉक्स बताता है कि जो परसों पोस्ट मास्टर जो था वो आया था और मेरे पेट से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी, और मुझे जो है जम्हाई आने लगी तो मैं जम्हाई लिया, उसको रोकना चाहा लेकिन वो रुकी नहीं, तो जम्हाई लेता है। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना। वाह। और बताता है कि वो क्या करता है कि उस जल्दी जल्दी चिट्ठियों का बंडल बनाता है और लेकर चला जाता है। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? तो लेटर बॉक्स पूछता है कि क्या मुझे एक जगह बैठे बैठे बोरियत नहीं होती? मुझे भी तो बोरियत होती है। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? फिर लेटर बॉक्स कहता है कि अगर मैं एक जगह बैठा हूँ तो मैं ऊब जाता हूँ बैठे बैठे, तो अगर मैंने 4 चिट्ठियाँ पढ़ भी ली हैं मन बहलाने के लिए तो क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ गया? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। पेड़ उसको समझाता है लेटर बॉक्स को कि चिट्ठी जिसकी हो उसे ही पढ़नी चाहिए क्योंकि चिट्ठी प्राइवेट होती है, जिस व्यक्ति को लिखी गई हो उसी को चिट्ठी पढ़नी चाहिए, किसी की चिट्ठी दूसरे व्यक्ति को नहीं पढ़नी चाहिए। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। लेटर बॉक्स उससे कहता है कि कहाँ, क्या मैं किसी की चिट्ठी अपने पास रख लेता हूँ? जिसकी चिट्ठी होती है उसे फिर मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ? किसी की कोई गुप्त बात अगर चिट्ठी में लिखी है तो उस बात को मैं किसी से कहने थोड़ी जाता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। तो लेटर बॉक्स कहता है कि मैं अपने अंदर ही सबकी जो गुप्त बातें हैं दबा कर रखा रहता हूँ, इसलिए मुझे क्या होता है कि मुझे अपना महत्व लगता है कि मेरा बहुत ज़्यादा महत्व है। पेड़, कोई आ रहा लगता। पेड़ कहता है कि लग रहा है कोई आ रहा है। तो आज मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाऊंगी। अब आगे का जो कहानी है उसे मैं आपको नेक्स्ट
अगले भाग में बताऊंगी। तो इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा उत्तर सहित। मतलब जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसी टाइप के प्रश्न हैं, बहुत लंबे प्रश्न नहीं है। तो पहला प्रश्न है, पापा खो गए पाठ की विधा क्या है। अब पापा खो गए पाठ किस प्रकार का है, किस प्रकार की, मतलब ये क्या है, कहानी है, जीवनी है, संस्मरण है, जो भी है आपको इसके बारे में बताना है। खंभा, पेड़ और लेटर बॉक्स कहाँ थे। अब आपको ये बताना है कि खंभा, पेड़ और लेटर बॉक्स कहाँ पर खड़े थे। तीसरा प्रश्न है, खंभे को कौन सी रातें अच्छी नहीं लगती। चौथा प्रश्न है, आसमान से गड़गड़ाती बिजली किस पर पड़ी थी। पांचवा प्रश्न है, खंभा बीमार क्यों नहीं पड़ता था। छठा प्रश्न है, लेटर बॉक्स को सभी क्या कहकर पुकारते थे। सातवां प्रश्न है, कौन सी घटना याद आते ही पेड़ का अंग थर थर कांपने लगता है। तो ये आपके 7 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। कुछ शब्द मैं बोल रही हूँ, उसके अर्थ भी बता रही हूँ, उसे भी आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। फुटपाथ, फुटपाथ मीन्स होता है पगडंडी। लेटर बॉक्स मीन्स होता है पत्र पेटी। भंगिमा मीन्स होता है मुद्रा। आकृति मीन्स होता है रूप या बनावट। हड़बड़ी मीन्स होता है शीघ्रता या जल्दबाजी। बोरियत मीन्स होता है ऊब, उकताहट। अकेलापन मीन्स होता है एकांत या अकेले रहने का भाव। पोस्टर मीन्स होता है दीवारों आदि पर लगाया जाने वाला सूचना पत्र जिसके द्वारा कोई बात लोगों को बताई जाती है। कब्जा मीन्स होता है अधिकार। आफत मीन्स होता है मुसीबत। तो ये जो है, ये शब्दार्थ हमने आपको बता दिए। तो आप शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर दोनों ही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।